हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी लोग जब मुझे कॉल करके कहते हैं गुरुजी हमारा मैथ का पेपर होने वाला है और मुझे बहुत डर लग रहा है। सर आप कुछ ऐसा कीजिए, हम बहुत कमजोर हैं मैथ में। और सर कुछ ऐसा कीजिए कि हम कम से कम मैथ में पास कर जाएं। तो प्यारे बच्चों, जो भी कमजोर छात्र हैं उसके लिए ये वीडियो तो एकदम 100% जरूरी है। अगर आप मैथ में थोड़े से भी कमजोर हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। अगर आप अच्छे हैं मैथ में तब तो आपके लिए और अच्छी बात है कि और ये और अच्छा हो जाएगा। कहते हैं कि इसमें प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चंस ऐसे बताए हैं जिनमें से 50 में से 15 प्रश्न आपकी दोनों पाली में रहेंगे। इसकी 100% है बच्चों ना, 100%। मैं ये शब्द बहुत कम यूज करता हूं, ठीक है ना। मैं आज इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि सच में आप इस वीडियो को जब पूरा देखोगे तो आप खुद बोलोगे हाँ सर, इसमें से 15 क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में आते हैं। हर एग्जाम में 2018 का खाली छोड़ के हर एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। आप इस वीडियो को पहले अपना देख लीजिए पूरा। अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आता है तो सबसे पहले आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को भेजिए। और देखिए, अगर आपका एक शेयर किसी बच्चे को मैट्रिक के एग्जाम में मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं आपको 50 क्वेश्चन बताऊंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। कहते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023, अब बिहार में कोई बच्चा मैथ में फेल नहीं होगा, है ना। अगर ऐसी वीडियोस देख लेंगे ना तो सही में आप मैथ में फेल नहीं कर सकते हैं। कहते हैं बच्चों की है ना कि आपको कितना आता है ये भी आप देख लीजिए कि आपको है ना आपको कितना आता है। कमजोर छात्र सबसे पहले देखें, यानी कमजोर छात्र के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग कॉल करके कहते हैं सर हमारे लिए भी कुछ कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। हो सकता है कि अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपको 50 में से 50 नंबर आता हो, 50 में से 50 क्वेश्चन आपको आता हो। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि देखो, मैं ना ऐसे नहीं कि सारे स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ में वीक होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि सारे वीक होते हैं, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप अच्छे हैं तो आपको 50 से 50 आना चाहिए। मैंने आपके लिए मेहनत की, अपने खुद से मैंने सारे प्रश्नों को लिखा है, देखिए ध्यान से, है ना। ये आपके सामने 50 क्वेश्चन है जिनमें से आपके लिए 50 क्वेश्चन में पहले बच्चों 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के आएंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से और देखते हैं सबका आंसर को। पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्या आता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि पाई कौन सी संख्या है। ध्यान रखना, पाई जब आप ना आप जब जाओगे एग्जाम देने के लिए 14 फरवरी के दिन तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है ना, आप लोग आंसर करते रहना मेरे साथ में। 22/7 कौन सी संख्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। पूरे क्वेश्चन को आप देखना ध्यान से। आप अगर कमजोर स्टूडेंट हैं तो आप इसको आंसर को कैसे हुआ नहीं हुआ वो छोड़िए, आप किसी भी तरह से इसको रट लीजिए कि सर हाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पी और क्यू दो आभास संख्या है तो इनका मौसौ क्या होगा। आपको पता है ना कि दो आभास संख्या P और Q बोला गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में A और B बोले, तो दो आभास संख्या का मौसौ हमेशा 1 होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि दो या दो से अधिक आभास संख्याओं का मौसौ क्या होता है। दो या दो से अधिक आभास संख्याओं का मौसौ एक होता है। ये आपकी पहली पाली या दूसरी पाली में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि दो क्रमिक सम संख्या का मौसौ क्या होता है। दो क्रमिक सम संख्या का मौसौ अगर आपको आता है तो आप आंसर करते रहिए मन में, 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खाली मैंने लिखा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी होती हैं, तो अनंत परिमेय संख्या होती हैं। आप इसको, अगला क्वेश्चन आता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी का मौसौ और गुना ए बी का लॉसौ किसके बराबर होता है। आप अक्सर देखे होंगे इस क्वेश्चन को, किसके बराबर होता है, तो ए गुना बी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि महत्तम समावर्तक ए बी और लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर क्या होता है। बीच में गुना दिया, यानी कि आपसे ये पूछा गया, सेम क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका अलग है कि महत्तम ए बी का महत्तम और ए बी का लघुत्तम दोनों का गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो ये ए गुना बी के बराबर होता है, ए गुना बी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका है। यानी यूक्लिड विभाजन से आप क्या निकालते हैं, तो हम इसमें निकालते हैं मौसौ। क्या निकालते हैं, मौसौ, यानी हम कह सकते हैं एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप कौन सा है। सम पूर्णांक का रूप कौन सा है, अगर पूर्णांक हमारा p है तो सम पूर्णांक होता है 2 से कटता है ना। कोई भी पूर्णांक 2 से कटता है तो 2p कहेंगे। अगर p है तो यहां पर आपका 2p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। अगला, ये क्वेश्चन कॉमन है, हम इन्हें कहते हैं कॉमन क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे 50 क्वेश्चन है जिनमें से 15 आपके एग्जाम में पक्के आएंगे। बस आपको पूरे अच्छे से देखना है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है,
एक घात वाला जो बहुपद है वह रेखिक कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखिक। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बार बार पूछा जा रहा है। तो त्रिघात बहुपद का क्या होता है? ax³ प्लस bx का स्क्वायर प्लस में cx प्लस का d। अगला क्वेश्चन देखना, एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल बराबर हैं। मूल बराबर हैं तो मूल का सूत्र क्या होगा, यानी कि मूल कैसे निकलेगा अगर मूल बराबर हो? तो मैंने आपको सिखाया होगा कि मूल बराबर हो जाएगा -b/2a। क्या हो जाएगा? -b/2a। किसी भी तरह से आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है अगर आप एक कमजोर छात्र हैं तो। अगला आता है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा? देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ठो रहेगा। हो सकता है यहाँ पर 5n के जगह पर 3n-5 दे दे या कुछ भी दे दे। तो देखिए सार्वंतर का मतलब होता है जो n के पास है वही सार्वंतर होगा। ध्यान रखिएगा, जो n के पास है वही सार्वंतर होगा, यानी आपका सार्वंतर यानी d का मान 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आएगा कि समांतर श्रेणी इसका 10वां पद। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया आप खुद बोलिए, बोलेंगे हाँ सर ये बहुत रिपीट करता है। तो इसका 10वां पद अगर आप निकालेंगे तो a10 बराबर होता है a प्लस का 9d, a का मान 2 प्लस में 9 गुना d का मान 7 में से 2 गया तो 5, 2 प्लस में 45 बराबर आपका आंसर 47। ठीक है, अगर आप एक कमजोर छात्र हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, इसका 47 होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वअंतर d है तो उसका n पदों का योग बताइए। यानी आपसे पूछा गया फॉर्मूला n पदों का योग, यानी कि Sn आपसे पूछा गया है। तो आप लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्वेश्चन रिपीट करता है और ये क्वेश्चन सबसे अधिक रिपीट करता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, पक्का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा कौन सा एपी है। ठीक है ना, तो इसमें एपी ऑप्शन नंबर डी वाला है क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इसका 11वां पद बताइए। इस एपी का 11वां पद क्या है? और बहुत बच्चों को इसका आंसर सीधे याद रहता है। इसका 11वां पद क्या है? मैंने अपने से लिखा है सारे क्वेश्चन को क्योंकि ताकि आपको फील आए कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11वां पद को लिखते हैं है ना, a11 को हम क्या बोलेंगे? a प्लस का 10d बोलेंगे। तो a का मान क्या है? -3। a प्लस 10d बोलेंगे, a का मान है -3 प्लस में 10 गुना d निकाल के देख लीजिए, d निकालेंगे -1/2 माइनस माइनस प्लस में 3 तो माइनस ये हो गया यहाँ पर आपका -1 प्लस का हो गया 6 तो 5/2 d है आपका 5/2 और 5/2 यहाँ बैठाएंगे तो आपका यहाँ से निकल जाएगा 5 और 25 तो -3 और प्लस 25 बराबर आपका आंसर 22 आएगा। क्या आएगा? 22 आएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अगर 9:4 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताओ। संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल दिया है। एक क्वेश्चन ऐसा फिक्स रहेगा, याद रखिएगा, यहां अगर कुछ चेंज हो सकता है लेकिन रहेगा। अगर हमारा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत भुजा तो भुजा कैसे निकालेंगे? तो भुजा निकालेंगे 9:4 है तो 3-2। ध्यान दीजिए कमजोर छात्रों के लिए जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का रहेगा। जो लोग अच्छे हैं उसको तो पहले से ही आता है, जो अच्छे हैं उसको तो ये सब एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि यहाँ पर 9:4 के जगह पर कर दे 16-25। क्या कर दे? 16-25। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि 16-25 कर देगा सर तो 16 का 4 और 25 का 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको 100% मालूम ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसका कथन है ना, किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। ऐसा किसने बोला था? इसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। ऐसा कथन किसका था? तो आप बोलेंगे सर ये कथन है थेल्स का। किसका? थेल साहब का ये कथन है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है थेल साहब का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आता है कि यदि त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो एंगल B का मान क्या होगा? एंगल B का मान क्या होगा? तो आपको सीधे याद रखना है कि इसका B का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, अगर आपको थोड़ा सा मैथ कमजोर है तो इस वीडियो को आप 2 बार देख लीजिएगा कम से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सभी वर्ग होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। यहाँ भुजा का अनुपात 4:9 दिया है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो आपको पता है ना कि अगर भुजा दिया है और आपको क्षेत्रफल चाहिए तो 4:9 दिया है, 4:9 का स्क्वायर करेंगे तो 16:81 आएगा। क्या आएगा? 16:81 आएगा, 16:81। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु 2 और -5 में भुज का मान। ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में रहेगा लेकिन हाँ यहाँ पर चेंज हो सकता है। ठीक है ना, तो भुज का मान मतलब पहला वाला भुज होता है।
पहला वाला भुज होता है तो भुज का मान 2, आंसर सही होगा। भुज का मान क्या होगा 2। अगर कोटि पूछेगा तो कोटि दूसरा वाला होता है। अगर इसी क्वेश्चन में हम कोटि पूछें तो कोटि -5 होगा। आपको हम एक सवाल देते हैं, आप यहाँ पर -8 और 11 में भुज का मान कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भुज क्या होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में देखो आपको लगता होगा सर बच्चा वाला क्वेश्चन है, हाँ अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आपको ये क्वेश्चन बच्चा वाला लगता होगा, लेकिन जिसका मैथ अच्छा नहीं है उससे पूछिए, ये भी क्वेश्चन उसको भारी लगता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। इसलिए अपने सबसे अगर आपका अगर ऐसा कोई दोस्त है जिसका मैथ कमजोर है तो उसको ये है ना ये वीडियो अभी शेयर कर दीजिएगा, आप पहले पूरा देख लीजिए। कहते हैं बिंदु 4 और है ना 3 और -4 किस चतुर्थांश में है। तो आप समझ सकते हैं कि पहला आपका प्लस है और दूसरा माइनस है। पहला प्लस और दूसरा यानी एक्स प्लस और माइनस कहाँ पर होता है, तो ये आपका चतुर्थांश में होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स एगो रहेगा, लेकिन क्या हो सकता है कि यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर चेंज कर दें, जैसे एग्जाम में यहाँ पर लिख देगा कि -3 और -5, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा -3 और -5 रहेगा तो क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी कैसे होगी, तो है ना मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी होता है x² और y², x² और प्लस होता है y²। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बिंदुओं -1, 3 और -5, 7 के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी बताना है, बिंदुओं की बीच की दूरी। तो आपको मालूम है ये क्वेश्चन कितना फेमस है और बहुत बच्चों को याद है कि इसका आंसर 4√2 होगा, है ना, बहुत बार क्वेश्चन आता है और ये सीधा आपके एग्जाम में बिना मान बिना कुछ चेंज किए सीधे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, रूट के अंदर में ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 यानी कि -5 माइनस प्लस करेंगे, प्लस में 7 -3 का होल स्क्वायर, तो बचा -4 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 4√2 आ गया, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन है पक्का आता है, ऑप्शन सी में रहता है। कहते हैं कि एक्स अक्ष पर है ना एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का मान क्या होगा। एक्स अक्ष पर पूछा गया, हो सकता है आपके एग्जाम में वाई अक्ष पूछ ले, है ना, लेकिन एक्स अक्ष पर जब स्थित होता है, आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद बोलेंगे हाँ सर इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन था। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है x,0। अगर पूछा जाए कि वाई अक्ष पर स्थित क्या होगा, तो वाई अक्ष पर होता है 0,y, है ना, 0,y। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, आपको पता होगा एक्स अक्ष से दूरी को हम क्या बोलते हैं, बोलिए जल्दी से। हाँ, एक्स अक्ष से दूरी को हम बोलते हैं वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, या वाई निर्देशांक की जगह पर हम रखते हैं कोटि, वाई निर्देशांक या कोटि। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछ के ये पूछ ले कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहना कि टेन थीटा होता है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, ठीक है, कि एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से गिन लीजिएगा क्वेश्चन, है ना। और आप जब अगर आपका एग्जाम हो जाएगा, अगर आपको ऐसा टाइम मिले तो अगर किस वीडियो को, है ना, तो आप इस वीडियो से जरूर मिला लीजिएगा, क्वेश्चन पक्के मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1 - 10 स्क्वायर यानी 1 - 1 का स्क्वायर और 1 + 1 का स्क्वायर। इसका आंसर पता है कि 1 - 1 1 + 1, इसका आंसर 0 होता है, सबको मालूम है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1/sin थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो 1/sin थीटा बराबर cos थीटा होता है ना, सॉरी 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है ना। और हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाए, है ना, कि 1/sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, ऐसा पूछा जा सकता है ना, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना। जितना आसान है उतना बार बार पूछा भी जाता है। कहते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या फिर है ना ऐसा हो सकता है आपसे पूछ ले कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, या फिर ऐसे पूछ ले कि साइन स्क्वायर में 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर में 30 डिग्री। तो आपको बस ये देखना है कि थीटा सेम है ना, थीटा यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर 30 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है कौन, है ना, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे कि 1 + 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऑप्शन देखने में खाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर बच्चा जी क्या होगा बताओ। 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो आप बोलोगे सर 1 - cos दिया है ना, तो बाहर निकलेगा हमारा साइन थीटा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए 10 10 और 10 80, इसको करेंगे तो 1 होगा और यहाँ भी करेंगे तो 1, तो इसका मान क्या होगा? इसको अगर सीधे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि cos 48 और साइन में cos 48 और साइन में 42, इसका मान क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन बता रहे हैं कि tan का 26 डिग्री बटे कोट का 64 डिग्री, यही क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर 1 लिखिएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि इसका मान थोड़ा सा चेंज हो जाए और यहाँ पर 10 के जगह में कुछ भी कर दे। अगर अगर हमारा बटे में है तो आंसर 1 होगा, अगर माइनस में है जैसा दिया गया तो आंसर 0 होगा। अगर 2 दे करके पूछे कि साइन का बताओ 52 डिग्री और कॉस का बताओ 48 डिग्री, तो इसका आंसर फिर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये क्वेश्चन दोनों पाली में से एक पाली में रहेगा, है ना, या फिर ऊपर नीचे कुछ हो सकता है ना। अगर जो ऊपर होगा वही आंसर देना है आपको, ठीक है, जो रहेगा ऊपर में वही आंसर देना है। जैसे कॉट है तो कॉट देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, ये क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा दोनों पाली में से किसी एक पाली में, लेकिन यहाँ पर चेंज हो सकता है। 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर और माइनस में लिखेंगे 10 स्क्वायर बराबर 9 गुना 1 बराबर में आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना 2 10, नीचे हमारा प्लस दिया गया, अगर हमारा नीचे प्लस दिया गया तो 2 10 30 का मान होता है 1/√3 और प्लस, है ना, 1 प्लस 10 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे 2/√3 हो गया। नीचे हमारा देखेंगे यहाँ से निकलेगा हमारा 3, क्या निकलेगा 3 और यहाँ बचेगा 1, 3 प्लस का 1 यानी 4, तो 2/√3 गुना करेंगे, 3 ऊपर गया 4 नीचे गया, ये कट गया 2 बार में और ये कटा √3 बार में, तो √3/2 किसका मान है? √3/2 साइन 60 का मान है। तो अभी आप याद कर लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ऊपर हम देखो नीचे अगर प्लस है तो साइन 60, अगर प्लस है तो क्या होगा बताइए? अगर हमारा प्लस दिया गया है तो साइन 60 होगा, प्लस दिया गया है तो इसका ऑप्शन खोजेंगे साइन 60, अगर माइनस दिया रहेगा तब टेन 60, माइनस दिया रहेगा तब टेन 60 होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, यस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि cos, है ना, cos a बराबर x है तो sin a बराबर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हम आपको, है ना, फार्मूला पढ़ाए होंगे कि sin a बराबर होता है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बोला ना, तो कॉस का मान x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए 2 10 30 डिग्री और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, तो इसका आंसर हम सीधा बोले थे आपको कि 10 60 लिखिएगा ना, इसका आंसर क्या होगा 10 60। अगर प्लस रहेगा तो साइन 60 हो जाएगा, अगर, है ना। सर इसको अति करके देख लीजिए, आइए करके देखते हैं। 2 गुना 10 30 का मान 1/√3 होता है, 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर होता है, बराबर लिखेंगे 2, है ना, 2 गुना √3 तो 2/√3 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर देखना 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, इसका एलसीएम देख लेंगे हम लोग स्पीड में, तो 2√3 हो गया, इसका एलसीएम हो गया 3, 3 और माइनस 1 में 2 बचा, तो लिखेंगे 2√3 और गुना 3 गया ऊपर, 2 नीचे, 2 2 कट गया, यहाँ से √3 बार में। अच्छा √3 किसका मान है? तो √3 हमारा 10 60 का वैल्यू है, ठीक है ना, तो 10 60 का वैल्यू हमारा होगा √3, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि एक छड़ की लंबाई, ये हमारा छड़ है, और उसकी छाया की लंबाई और उसकी छाया ये होता है, छड़ ये होता है और छाया ये होता है, ध्यान रखिएगा। एकदम पक्का ये क्वेश्चन आता है कि छड़ यहाँ पर है, छड़ यहाँ पर और छाया यहाँ पर। अगर छड़ का, है ना, यहाँ पर अनुपात दिया गया 1:√3, इसका मतलब ये हुआ कि छड़ 1 है और छाया हमारा √3 है, तो ये बताइए कि थीटा का मान क्या होगा ना। तो यहाँ आपको बताना है कि थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान हो जाएगा हमारा tan थीटा में लेते हैं तो P/B यानी कि 1/√3, 1/√3 होता है 30 डिग्री का मान, किसका होता है 30 डिग्री का, तो यहाँ पर आंसर बोलेगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन पढ़िए, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई, ऊर्ध्वाधर स्तंभ ऐसे होता है कि लंबाई, ऊंचाई दिया सॉरी, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया, ये स्तंभ की छाया है, स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, यानी छाया अगर आपका 1 है तो इसका √3 गुना यहाँ पर है, √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो प्यारे बच्चों सूर्य का उन्नयन कोण आराम से निकालें, मान लेंगे थीटा, ये हमारा 1 है यहाँ पर, है ना, तो ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि tan थीटा बराबर P/B, P का मान √3 है बटा 1, तो आप, है ना, तो आप मुझे बताइए कि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा, बात खत्म है। अगला क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस है ना, तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। यदि यहाँ पर लिखा जाता है, सॉरी यहाँ लिखा होता है कि अर्धवृत्त, यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि कितनी होगी। ये क्वेश्चन एकदम ऑप्शन के साथ सब कुछ एकदम सीधा पूछा जाता है कि यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसकी परिधि 36 होगी। हम कई बार बता चुके हैं, अगर 7 है तो 36 होगी। सर बोलोगे सर कैसे होगी, तो देखिए फार्मूला होता है पाई, सॉरी, है ना,
आर इंटू पाई प्लस 2 इसका फॉर्मूला होता है ना। आर का मान है 7 गुना पाई का मान 22/7 और प्लस में 2 लिखेंगे बराबर 7 गुना, अगर यहाँ लिखेंगे 7 तो 22 और प्लस में 7 दूनी 14 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, बराबर लिखेंगे 7 गुना 36/7, 7 कट गया तो 36 सेंटीमीटर निकलेगा। ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप, आर इंटू पाई प्लस 2, ठीक है ना। तो 36 हमारा निकलेगा, इसको सीधा याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन कॉमन है जो बार बार पूछा जाता है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त पर पूछे कितनी खींच सकते हैं, तो वृत्त पर हम खींच सकते हैं अनंत, वृत्त पर अनंत। वृत्त के एक बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु से कितना खींच सकते हैं, तो वृत्त के एक बिंदु से केवल एक खींच सकते हैं। वृत्त के है ना, वृत्त के भीतरी बिंदु से, वृत्त के भीतर है ना, भीतर स्थित किसी बिंदु से, तो भीतर से हम 0 खींच सकते हैं, एक भी नहीं खींच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। सॉरी जी, है ना 48 क्वेश्चन नहीं है, एक सेकंड और होना चाहिए था, 48 क्वेश्चन है। चलो सॉरी बच्चों, है ना 48 क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और होना चाहिए था, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन मुझे और लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहीं पर मैं लिख देता हूँ 2 क्वेश्चन की, है ना 49 नंबर क्वेश्चन में कि वृत्त की, है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताइए ना, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। मैंने 2 क्वेश्चन लिखा था बच्चों, पता नहीं शायद डिलीट हो गया क्या, है ना। सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, ये 49 नंबर क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन नंबर, है ना 50 है कि अर्धवृत्त पे ना, अर्धवृत्त के केंद्र पर, अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, केंद्र पर बना कोण होता है, बना कोण होता है। तो मेरा बच्चा, है ना, कहते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है उसे हम व्यास कहते हैं, और अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि 50 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया आपको, 50 में से आपकी हर पाली में, पहली और दूसरी दोनों पाली में 15-15 क्वेश्चन फिक्स रहेंगे, ठीक है ना। 15-15 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का रहेंगे। बस आप इसको खूब अच्छे से एक बार 2 बार अच्छे से देख लेना बच्चों। हाँ, लेकिन मान वगैरह थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जैसे मैंने बताया वहां पर अगर आपसे पूछा गया है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे कि वाई अक्ष पर, जैसे मैंने पूछा ना, जैसे यहाँ पर आया है कि -4 और 3 किस चतुर्थांश में, तो हो सकता है पूछे आपसे -2 और -2 किस चतुर्थांश में है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन एकदम, और ये वाले क्वेश्चन जो फैक्ट वाले 1.1 के, 1.1 के जो क्वेश्चन है फैक्ट वाले, ये क्वेश्चन एकदम चेंज नहीं होंगे। जैसे फैक्ट दिया गया सेम टू सेम ऐसा पूछा जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, पाई कौन संख्या है, 22/7 कौन संख्या है, ये दोनों क्वेश्चन, ये है ना अभाज्य संख्या का मौसम, ये क्वेश्चन, 2 अभाज्य संख्याओं का ना, दो क्रमिक सम संख्या का मौसम, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, है ना, ये सब क्वेश्चन फैक्ट वाला, ये एकदम सेम टू सेम बिना मान चेंज के पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें। आप पहले बताइए ये वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक है। अगर आप एक बहुत अच्छे है तो आपका 50 में 50 सही हुआ होगा। अगर आप थोड़े से मीडियम है तो आपको 30-40 सही हुआ होगा। अगर आप कमजोर बच्चे हैं तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। और हाँ, आपका एक शेयर से अगर कोई बच्चा पास कर जाता है तो आप सभी अपने दोस्तों में, जितने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं, हर जगह शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है ना। 2 वीडियो कम से कम चाहिए ऐसा। अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं 10वां चैप्टर तक, तो ये है ना कम से कम 1 वीडियो और चाहिए। तो 2 वीडियो आपको मिलेगी जहां से आपके एग्जाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके फिक्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो लव यू जी, नीचे कमेंट करना वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।